हमारा सरकार नहीं जगेगा तब तक हमारे मज़दूरों का यही हाल होगा। आज हमें यूपी, बिहार, झारखंड वाले को मज़दूर फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग कमाने के लिए कितनी शिद्दत करते हैं, एक-एक रूम में कितने लड़के रहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लगे उन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है कि हमारे घर के बंदे, हमारे घर के बच्चे बाहर रहते हैं। थोड़ा रईस इलाके में जाइए, हर जगह आपको झारखंड के, गिरिडीह के मज़दूर मिलेंगे ही है। तो क्या सिर्फ गिरिडीह वाले मज़दूर बनने के लिए? आज रोज़गार नीति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ आज शिक्षा नीति ठीक नहीं है। आज हमारे यहाँ जो भी कल कारखाने लगे हैं वो सब बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं। हमारा गांडे विधानसभा पड़ता है, वहाँ के सांसद तो मैदान छोड़, एमएलए तो मैदान छोड़ के भागता है कि जो प्रवासी लोग हैं जब वोट देने की बारी आती है तो झारखंड में वोट देते हैं, लेकिन फिर मजदूरी सूरत में क्यों? लेकिन नेता का जो बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वही गरीब की तुलना करें तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। यही तो रहता है। आज भेड़ बकरी की तरह हम लोग रहने के लिए विवश हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक ये टैग लगा के? हम लोग की बात यह है कि कोडरमा लोकसभा से दो बार भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक नींद खुल नहीं रही है। इलाके में घूमे और हर जगह मजदूरों का एक ही मतलब आवाज़ था कि हम लोग के लिए ट्रेन का सुविधा दिया। समय में बिहार के एक युवक का यहाँ पर मृत्यु हो गया था ट्रेन में आवाजाही के समय। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना घटते रहता है। आप हर चौथे पांचवें दिन पेपर के न्यूज़ में देखेंगे कि बिहार के मजदूर को गुजरात में डेथ। जितनी आने वाली ट्रेनें हैं उनकी आप बोगी की संख्या बढ़ाइए, नया ट्रेन दीजिए। अगर आप रोजगार नहीं दे पाते तो कम से कम ट्रेन तो दीजिए। तो आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, ट्रेन भी नहीं दे रहे हैं। झारखंड के ही युवक का लिप दुर्घटना में दोनों पैर रीढ़ का हड्डी टूट गया था और वह कम से कम 6 महीना के लिए बेड रेस्ट में पड़ गए थे, पर उनको कुछ सुविधा नहीं मिला। एग्जाम्पल दे देते हैं रवि बाबू कि आप देखिएगा, एक एमएलए चुनाव लड़ेगा, उस समय वो घोषणा करेगा उसके पास 2 करोड़ संपत्ति है, लेकिन जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तो उसके पास 5 करोड़ का संपत्ति हो जाता है। कई दिनों में तो आप न्यूज में सुने होंगे कि कांग्रेस नेता के, बाकी बात तो जानते होंगे, 350 करोड़। वही तो सोचिए वो सब पैसा कहाँ से आता है? बीच रहने वाला नेता उतारिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हम लोग सब मिलके उसको जिताएंगे और अपनी बात संसद में रखवाएंगे। अगर नेता गूंगा रहेगा, अगर नेता धनाढ़ रहेगा, अगर नेता घमंडी रहेगा, अगर नेता दूरदर्शी नहीं रहेगा तो हमारे मुद्दे वो संसद में नहीं उठा सकते हैं। कोडरमा के वह गए थे गांडे मतलब वहाँ पर प्रचार में, लेकिन वहाँ पर उनका लगातार संपदा जो है, हाँ गूगल में भी है। तो आज झारखंड गरीब कहाँ है? गरीब तो वहाँ के नेता लोग करते हैं। देखते हो भेड़ बकरी को ले जाता है, ऐसे हम लोग को घुस के जाना पड़ता है। या तो कोडरमा में उतर के हॉस्पिटल जाओ या धानबाद में उतर करके आप कोई क्लिनिक। बच्चे उच्चे उसका तो आज यहाँ पर आता ही होगा। आता है, बहुत तकलीफ होते हैं। कितनों दिनों में यहाँ से घर जाते हैं आप लोग? जब आते हैं एक बार तो जब भी आते होंगे तब 5 महीने 6 महीने बाद ही जा पाते हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी पार्टी के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और इसी मुद्दा को लेकर आज हम गुजरात के सूरत में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, उनसे हम आज सवाल करेंगे झारखंड में लोकसभा को लेकर। तो सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैफ आलम है उर्फ सरफुद्दीन अंसारी। हम गिरिडीह से हैं और गांडे विधानसभा का हम लोग इस बार बड़ी ज़ोर शोर से देख रहे हैं कि वहाँ की क्या दिक्कतें हो रही है, पूरे गिरिडीह ज़िला में क्या दिक्कतें हो रही है, जमुआ में क्या दिक्कतें हो रही है। ओवरऑल हमारी जो ग्रास रूट है वो सारे पूरे ज़िला को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और आज हम लोग सूरत में हैं, प्रवासी मज़दूर से भी मिल रहे हैं, सभी भाइयों से मिल रहे हैं कि आखिर क्या दुख दर्द है, आखिर क्या वजह है कि 2000 किलोमीटर दूर अपने घर द्वार को छोड़ के लोगों को आना पड़ रहा है। कितना दूर आना पड़ रहा है? यस। आज आप देखिए, आप घूम रहे हैं सूरत के सारे इलाकों में, देख रहे हैं मजदूर भाई किस तरह से रह रहे हैं, कितना उनको वेतन मिल रहा है। आखिर इनके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे लिए रोजगार की नीति कौन लाएगा? जब हमारा लोकल जनप्रतिनिधि, जब हमारा सरकार नहीं जगेगा तब तक हमारे मजदूरों का यही हाल होगा। आज हमें यूपी, बिहार, झारखंड वाले को मजदूर फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। आखिर ये टैग कब तक लगा रहेगा? यहाँ के लोगों को वैल्यू नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग कमाने के लिए कितनी शिद्दत करते हैं, एक-एक रूम में कितने लड़के रहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लगे उन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है कि हमारे घर के बंदे, हमारे घर के बच्चे बाहर रहते हैं, वो अपनी तिजोरी भरने में मस्त हैं और आज हम लोग इतने परेशान हैं। आज आप कोई भी इलाके में चले जाइए, आप सूरत के निचले इलाके में जाइए, थोड़ा रईस इलाके में जाइए, हर जगह आपको झारखंड के, गिरिडीह के मजदूर मिलेंगे ही है। तो क्या सिर्फ गिरिडीह वाले मजदूर बनने के लिए हैं? और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि झारखंड राज्य सबसे अमीर है
और झारखंड राज्य का सारा खनिज का इस्तेमाल करके दूसरा राज्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड जस के तस पड़ा हुआ है। यही बात है ना कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो जनप्रतिनिधि है, उनके पास कोई दूरदर्शिता वाला प्लान नहीं है। हमारे यहाँ आज नियोजन नीति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ आज रोजगार नीति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ आज शिक्षा नीति ठीक नहीं है। आज हमारे यहाँ जो भी कल कारखाने लगे हैं वो सब बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? मजदूरी करने ही नहीं जाएंगे बाहर। सरकार ने ऐसी नीतियां बना के रखी है जिससे आज हमारे घर के बच्चे हमारे घर में रहते हुए भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, उसमें टैलेंट होते हुए भी वो रोजगार नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार कब तक अपने कामों से भागेगी? कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागेगी? हमें रोजगार कब तक मिलेगा? आज हम लोग पलायन की दंश कब तक झेलेंगे? आज हम अपने ही देश में अप्रवासी बन के रह गए। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जो आपका दुख दर्द समझ सके, जो आपके बच्चे का दर्द समझ सके, जो आपके लिए अच्छी शिक्षा नीति लेके आवे, जो आज आपके लिए सरकार के सामने अपनी बात रखे। आज हमारे 3-4 एमएलए एमपी हैं, सांसद हैं, आप देखिए सरकार के पास उनकी घिघी बनी रहती है, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। जी बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। आप विधानसभा का सत्र उठा के देख लीजिए, लोकसभा का सत्र उठा के देख लीजिए, हमारा कोडरमा लोकसभा पड़ता है, वहाँ का सांसद कितना क्वेश्चन राइज किया है हमारे लिए। हमारा गांडे विधानसभा पड़ता है, वहाँ के सांसद तो एमएलए तो मैदान छोड़ के भाग गए। उन्हें पता नहीं जनता ने चुना इतनी शिद्दत से, आप गए तब झोली फैला के गए कि भाई हमें वोट दे दो। और आप जब गए राज्यसभा की लालच, ना जाने क्या लालच आपको दिया गया, आपको जनता को अपने अधूरे बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी? आखिर कौन से लालच में आप फंस गए? वो कौन सा तिजोरी आपको मिलने वाला था जो सभी जनता को बीच रास्ते पे आपने छोड़ दिया? जनता सवाल तो ये भी उठता है कि जो प्रवासी लोग हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो झारखंड में वोट देते हैं, लेकिन फिर मजदूरी सूरत में क्यों? अच्छा, यही तो सवाल है सर कि ये नेता लोग हमारे मजदूर भाइयों को समझते क्या हैं? ये सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। जब वोट का टाइम आएगा बोलेगा आ जाओ हम भाड़ा देते हैं 200, 400, 500। देखिए हमारी जनता भोली भाली है, इसे आप बेवकूफ़ ना समझें। यही जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक भी सिखाएगी। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। हमारा समाज अब पढ़ा लिखा हो रहा है, हमारे लोगों में समझदारी आ रही है। आज जो भी एमपी एमएलए आप उनका करीब एक डाटा उठा के देखिएगा, उनके बच्चे, उनका पूरा फैमिली, उनका लिविंग स्टाइल 5 स्टार होता है। वो जनता की क्या मदद करेंगे? वो गरीबों की क्या मदद करेंगे? लेकिन नेता का जो बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वही गरीब की तुलना करें तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। यही तो विडंबना है सर। आप इसी को देखिए कि आज जो भी सरकारी कर्मी हैं, आज जो भी एमपी एमएलए हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने सारे बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में भी हाईटेक स्कूल। हमारे गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि सरकार को शिक्षा नीति दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा कोई कानून क्यों नहीं आता है जिसमें जनप्रतिनिधि के लिए भी एक बाउंडेशन हो कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी कर्मियों के लिए भी एक बाउंडेशन हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आप नियम कानून सारा गरीबों के लिए लाते हैं जो उनके हक में नहीं रहता है, उनके लिए सारा आप ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। आज हमारे घर के बच्चे को पुलिस स्टेशन में उनका क्या वैल्यू है, किस तरह फंसाया जाता है। आप यहाँ गुजरात की हालत देख लीजिए। आज हमारे बच्चे पुलिस स्टेशन में इस तरह उठाए जाते हैं, उनका यहाँ ना कोई रहनुमा रहता है, ना कोई वहाँ उनको बचाने वाला रहता है। आज भेड़ बकरी की तरह हम लोग रहने के लिए विवश हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक ये टैग लगा के हम लोग जिएंगे, ये जनता देखेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्लभ की बात यह है कि कोडरमा लोकसभा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक नींद खुल नहीं रही है। देखिए सर, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, पता नहीं उनको कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता है। वो भाड़े पे कैंडिडेट उठा के ले आते हैं। पिछली बार उन्होंने ऐसा कैंडिडेट ले आया जिनका बीजेपी में कोई आता पता नहीं था। अरे बीजेपी आपकी आस्था, जनता आपकी आस्था को मानती है, लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट को जनता के सामने मत थोपें जो हाईटेक हो, जो वहाँ की जनता से जुड़ा ना हो। इसलिए हम कहेंगे, सारी राजनीतिक पार्टियों से कहेंगे कि आप लोकल लोगों को आप उम्मीदवार बनाइए, आप हाईटेक लोगों को मत लाइए, ऐसे लोगों को उठा के मत ले आइए। जनता इस तरह कब तक बेवकूफ़ बनेगी? ये आने वाला वक्त इस बात को जनता तय करेगी कि इस बार हम लोग को ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना होगा जो हमारे बीच का हो, जो हमारे साथ का हो, जिनके साथ हम आँख से आँख मिला के बात कर सकें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 3 जो नए चेहरे हैं उनका नाम ऊपर निकल के आ रहा है, जैसा कि हो गया अभी अन्नपूर्णा देवी है, प्रणव वर्मा है, रविंदर राय है। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? इनमें से क्या कोई कोडरमा लोकसभा का विकास कर पाएंगे?
हम तो कह रहे हैं कि देखिए, ये तो बीजेपी का इंटरनल मैटर रहेगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता को उतारिए। सभी पार्टियों से कहेंगे, कोई पर्टिकुलर बीजेपी, कांग्रेस जो भी है वहाँ पे जितने हैं, जेबीके, ऐसे सारे लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोकल जनता को चुनाव में उतारिए। आप धनाढ्य लोगों को चुनाव में उतारेंगे, वो व्यापारी बन के आएंगे, व्यापार करके चले जाएंगे, जनता ठगा ही रह जाएगा। इसलिए सारे पार्टियों से आग्रह रहेगा, हम सारी जनता, प्रवासी लोगों की और से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि जनता के बीच, जो जनता के दुख दर्द को समझे, जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, ऐसे लीडर को आप लोकसभा चुनाव में टिकट दीजिए। तो झारखंड में ऐसा क्या करने से जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्य काम करने के लिए जाते हैं, उसे ना करना पड़े? कौन सा उद्योग को झारखंड में लाने से इस तरह का विकास हो सके? सर, झारखंड में तकरीबन हम समझ रहे हैं कि 550 से ऊपर उद्योग है जहाँ पे नियोजन नीति ठीक नहीं है। नियोजन नीति, हमारे बच्चे को एक सरकमस्टेंस के तहत नहीं रखा जाता है। आप वहाँ देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो जीएम है या उससे ऊपर वाले जो लोग हैं वो सब बाहरी मिलेंगे। जब हमारे घर में ही हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? और सरकार आंख बंद करके रखती है। आप एक उद्योग धंधा लाते नहीं हैं क्योंकि आपका नियोजन नीति ठीक नहीं है, ना ही आपका रोजगार नीति ठीक है। आप पलायन के लिए आप उद्योग धंधा नहीं लगा रहे हैं। आप पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगेगा। इसलिए सरकार से आग्रह रहेगा, लोकल जनप्रतिनिधि से आग्रह रहेगा कि आप उद्योग धंधा लाइए झारखंड में। झारखंड में 40% खनिज संपदा है जी, और आज हम लोग बाहर में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग सोए रहेंगे? हमें जागना पड़ेगा। और सबसे दुखद बात यह है कि आज हम गुजरात के कई इलाके में घूमे और हर जगह मजदूरों का एक ही आवाज़ था कि हम लोग के लिए ट्रेन का सुविधा दिया जाए। लेकिन इस पर सरकार ना ही ध्यान दे रही है, और ना ही संसद ध्यान दे रही है, और ना ही झारखंड की सरकार ध्यान दे रही है। देखिए, आजकल जो उत्तर भारत से ट्रेनें यहाँ आती है गुजरात में, आप जो हालत देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। आप अगर आप गलती से, अभी तो हम हाल में ही सुने थे कि दिवाली के समय में बिहार के एक युवक का यहाँ पर मृत्यु हो गया था ट्रेन में आवाजाही के समय। जी जी बिल्कुल, इस तरह की घटना घटते रहता है। आप हर चौथे पांचवें दिन पेपर के न्यूज़ में देखेंगे कि बिहार के मजदूर को गुजरात में डेथ। यहाँ आता तो है अपने घर से उम्मीदों का पहाड़ लेके, लेकिन जब यहाँ से उनकी मैयत गांव जाती है, जहाँ से डेड बॉडी गांव जाती है, उसमें भी दिक्कत। यहाँ से अपना शव को लेने में भी लाखों रुपया खर्च लग जाता है। जी जी, यहाँ से हम लोग चंदा करके भेजे हैं। बहुत सारा डेड बॉडी है, उनके परिवार इतने मजदूर होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा सरकार जिम्मेदार है, हमारा झारखंड सरकार जिम्मेदार है, जो आज बरसों बरस से आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। अब आप ट्रेन की हालत की आप चर्चा किए तो इसलिए हम एडिशन कर देते हैं थोड़ा। रेल की मांगों को लेकर लंबे समय से अप्रवासी लोगों का मांग रहा है। राजेश भैया भी रहे हैं, उसमें देखे हैं सारी चीज़ों को। हम लोग लेटर दिए हैं कि आज आप उत्तर भारत से जितने आने वाली ट्रेनें हैं उनकी आप बोगी की संख्या बढ़ाइए, नया ट्रेन दीजिए। अगर आप रोजगार नहीं दे पाते तो कम से कम ट्रेन तो दीजिए। तो आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, ट्रेन भी नहीं दे रहे हैं। आज इज्जत मर्यादा के साथ हम लोग कैसे जिए? आप आने जाने के लिए कम से कम सुविधा तो बढ़िया करवा दीजिए हमें। अगर आप रोजगार दे देते तो इन सब चीज़ों की हमें डिमांड ही नहीं करनी पड़ती। इसलिए सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा। और सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है सरकार। सर, आज के डेट में ना अपने, अगर सरकार यह करती, झारखंड में गरीब परिवारों को अगर रोजगार नहीं दे रही है तो कम से कम आने का सुविधा दिया जाए। जिसका कोई दिक्कत यहाँ होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि झारखंड के ही युवक का लिफ्ट दुर्घटना में दोनों पैर रीढ़ का हड्डी टूट गया था, और वह कम से कम 6 महीना के लिए बेड रेस्ट में पड़ गए थे, पर उनको कोई सुविधा नहीं मिला। वही तो कह रहा है ना सर, सरकार धनाढ्य का है, गरीब का इनसे कोई वास्ता नहीं है। आपको एक हम छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं रवि बाबू, कि आप देखिएगा एक एमएलए चुनाव लड़ेगा, उस समय वो घोषणा करेगा उसके पास 2 करोड़ संपत्ति है, लेकिन जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तो उसके पास 5 करोड़ का संपत्ति हो जाता है। आता कहाँ से पैसा? सब घोटाला होता है। 1 लाख उसका सैलरी, अमूमन पकड़िए 5 साल में कमाया, 60 महीना हुआ, 60 लाख आपकी इनकम हुई। आप उनके पास देखेंगे उनका दायरा तो वह मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर एफर्ट करते हैं। ये पैसा आता कहाँ से? इसी हाल के ही दिनों में तो आप न्यूज में सुने होंगे कि कांग्रेस नेता के, बाकी बात तो जानते होंगे, 350 करोड़। वही तो सोचिए वो सब पैसा कहाँ से आता? कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? ये लोग भोली भाली जनता का पैसा रहता है, ये लोग अपनी तिजोरी भर गर्म करे लिए किए रहते हैं। जनता आज त्राहिमाम कर रहा है और नेता अपने में मस्त है। लेकिन आने वाला चुनाव में युवाओं से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, आप ऐसे नेता को चुने जो आपके साथ, आपके अगल बगल का हो, आपके इलाके का हो, जो आपके परिस्थिति से वाकिफ हो। आप ऐसे नेता को मत चुनिए जिससे आपका दूर दूर तक वास्ता ना हो और आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। जी
तो इस तरह से आप इस तरह काफ़ी सवालों का जवाब दिए, लेकिन एक आखिरी सवाल कि कोडरमा लोकसभा में ऐसे कौन से नेता अभी 2024 में आए हैं जो कोडरमा लोकसभा का विकास कर सके? हम तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार उतारिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जमीनी स्तर का नेता उतारिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो जनता के बीच रहने वाला नेता उतारिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हम लोग सब मिलकर उसको जिताएंगे और अपनी बात संसद में रखवाएंगे। अगर नेता गूंगा रहेगा, अगर नेता धनाढ़ रहेगा, अगर नेता घमंडी रहेगा, अगर नेता दूरदर्शी नहीं रहेगा, तो हमारे मुद्दे वो संसद में नहीं उठा सकते। इसलिए हमारे बीच का नेता होना चाहिए, हमारे बीच रहने वाला नेता होना चाहिए, हमारे दुख दर्द में साथ देने वाला नेता होना चाहिए, हमारे हर परिस्थिति से वाकिफ होने वाला नेता होना चाहिए। ऐसे नेता को हम लोग इस बार डिमांड करेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इस तरह के सुशिक्षित नेता दीजिए जो हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल सके, आंख से आंख मिला के बात कर सके। पर ऐसा नेता अभी कोडरमा लोकसभा में कोई नजर आ रहे हैं? अब तो ये तो दूरदर्शिता वाली बात होगी, क्योंकि आजकल मैनेजमेंट का युग है। किसी एक का नाम ले लेना हम समझते मुनासिब नहीं है। बहुत सारे योग्य लोग हैं जो पैसे के अभाव में पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते हैं। हम ऐसे आप एक बार नज़र उठा के देखेंगे तो कोडरमा में लॉट ऑफ लोग दिखेंगे जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है, जो पढ़ा लिखा है, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, लेकिन पैसा की कमी के कारण वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। इसमें चाहिए जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे लोगों को पिक करे और जनता की मुद्दों को संसद में रखवाए। लेकिन हाल में ही हम कुछ दिन पहले हम देखे थे जो अभी यहाँ के सांसद हैं कोडरमा के, वह गए थे गांडे मतलब वहाँ पर प्रचार में, लेकिन वहाँ पर उनका लगातार विरोध किया गया। क्यों ना विरोध है सर? 4 साल आप इलाके से बाहर रहे, 5वें साल आप आ गए डफली बजाने, तो जनता को क्या समझ रखा आपने? बंधुआ मजदूर आपको वोट देके जिताया है, जनता को पूछने का हक है कि मैडम आप 4 साल कहाँ थे। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि 4 साल आप इलाके से गायब रहते हैं, 2-4 चमचे लेके इलाके में आ जाते हैं मोनोपोनी करने, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अब जनता समझदार हो गई है, ऐसे लोगों को जनता भगाने का काम करेगी, डंडा लेके ऐसे लोगों को जनता भगाएगी। और सुशिक्षित जब तक नया हम लोग को प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ा लिखा लोग मैदान में नहीं आएगा, हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अभी हम लोग एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें ये हमने मांग रखा है, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। हम युवाओं को संगठित कर रहे हैं, युवाओं को एक साथ रख रहे हैं। हमारे अप्रवासी जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको हम लोग एक सूत्र में बांध रहे हैं। और आज हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमें रोजगार नीति बना के दीजिए, आज हमें उद्योग धंधा लगा के दीजिए। हमें सूरत, मुंबई, पटना, दिल्ली, गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हम लोग यहीं नौकरी करेंगे। हम बाहर 20,000 में करते हैं तो हमको 10,000 भी मिलेगा, लेकिन हम परिवार के साथ सुखी से जिंदगी जीना चाहते हैं। जी भाई। फिर बात तो उठ के ये भी आती है कि निशिकांत दुबे जैसा जो सांसद है वह इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो फिर हम लोग का कोडरमा में क्यों नहीं? वही विडंबना है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट था गिरिडीह में, उसे उठा के ले गया देवघर। हमारे सांसद महोदय देखते रह गए। हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो लोग सीख भी नहीं लेते। एक उनका प्रतिनिधि आप नाम ले रहे हैं, वो आज के डेट में वहाँ के लोगों के लिए एक दिल में छाप छोड़े हैं। एम्स ले आए, वहाँ अब मान के चलिए एयरपोर्ट आ गया, लेकिन हमारे सांसद आज क्या कर रहे हैं? आज हमारे सांसद को आप फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। उनका हर जगह वो अपना प्रतिनिधि तय कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन के अलग प्रतिनिधि, पंचायत के लिए अलग प्रतिनिधि, ब्लॉक के लिए अलग प्रतिनिधि। तो डेवलपमेंट प्रतिनिधि नहीं ना कर देगा सर। डेवलपमेंट तो सांसद के पेन से ना होगा। तो सांसद का ये अधिकार ही नहीं है कि वह कुछ बात रख सके संसद में। तो आप आज आपको सांसद को कह रहा है अभी 1-1.5 महीना 2 महीना चुनाव में बाकी, आप इस्तीफा दे दीजिए, अच्छे लोगों को आने का रास्ता क्लियर हो जाए। ऐसा हम मांग करते हैं कि सारे लोग इनका बायकॉट करें। अगर गलती से इसको टिकट मिलता है तो इस पर जोरदार विरोध होगा। इसका होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग अच्छे कैंडिडेट की मांग करते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों से। और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? देखिए, विकास की बात जहाँ तक है तो हमारी झारखंड राज्य जो है, हम लोग का आप लोग को भी पता होगा, आप लोग मीडिया में है, ये छोटे नागपुर के नाम से जानी जाती है, प्रचलित भी है। और आज हम लोग कहीं भी गुजरात में, हम लोग पर प्रांतीय है, फिर भी उत्तर भारतीय होने के नाते कहीं भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो प्रथम हम लोगों का विषय यही छोटा नागपुर रहती है। और आज देखा जाए झारखंड के अंदर तो खनिज संपदा से भरी पड़ी है, जो हमको लगता है हजारों साल तक ख़त्म नहीं होगी। फिर भी हम पीछे हैं। कारण यही है, हमारे यहाँ अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलती है, अच्छे नेता नहीं आई है। और कोई भी पार्टी अगर टिकट देती भी है प्रतिनिधि को तो चुन कर देते हैं, जो दमंग होते हैं, जिनके पीछे 10 गुंडे होते हैं, वैसे लोगों को टिकट मिलता है। वैसे लोगों को टिकट मिलती है। ये हम लोग खुले विरोध करते हैं। हम भी एक समाज से भी, हम किसी का
विरोध नहीं करते हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। हम विशेष पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। हम प्रत्याशी का इसलिए विरोध करते हैं कि वो आज 5 साल के कार्यशैली में उन्होंने हमारे झारखंड के लिए क्या विकास की। ना शिक्षा को मजबूत हुआ, ना किसी गरीब बच्चे हम का तो 10 साल से देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ विकास नहीं हुआ है। वो तो आज देखिए, मैं 1996 में सूरत गुजरात आए हैं। 1996 से लगातार हम जाते हैं, इलेक्शन हो, वोट हो, चाहे मुखिया पंचायत को भी हो, जाते हैं। विकास तो देखिए कुछ प्रतिनिधि की गलती से तो होती है, कुछ लोगों का भी गलती है, लेकिन आज एक प्रतिनिधि 4 वो पीए रखते हैं, पीए नीचे से खाते हैं। ये तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। अगर कोई फंड अगर केंद्र सरकार कोई फंड देती है तो सांसद हमारे उसका उपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं, तो कहाँ से विकास होगी। आज देखिए कोयला है, अब्रक है, कौन ऐसा चीज़ नहीं है। माइंस तो पत्थर जो है पूरे विश्व में, मुझे लगता है कि आधे भारत के अंदर में हमारी यहाँ खनिज संपदा जो है, हाँ, गूगल में भी है। गूगल में भी है। तो आज झारखंड गरीब कहाँ है? गरीब तो वहाँ के नेता लोग कर दिया है, क्योंकि अपने तिजोरी में। आज देखिए अभी आप सामने देखे होंगे कांग्रेस सरकार की शासन थी, कितना बड़ा घोटाला हुआ। हम तो खोलना नहीं चाहते। लोग बोलते थे अच्छा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसने क्या किया? पीछे से तिजोरी भर लिया। कहाँ से विकास होगी? हम सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को लाया जाए जो झारखंड का विकास के मार्ग पर, उसकी बिंदु पर उसका पेन चले। बस हम लोग यही चाहते हैं। रही बात शिक्षा की, आज देखिए गरीब का बच्चा इतने गरीब है, मजदूरी करके खाने पे मजबूर है। कहाँ से बेचारा वो फीस देगा प्राइवेट में? तो मजबूरी में गरीब में जाना पड़ता है, और वही हमारी मजबूरी है। प्राइवेट में वही लोग जाते हैं। और आप देखेंगे प्राइवेट में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से विलम्ब है, यानी उनको फंडिंग मिलता होगा, इसलिए बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं। और जो बीजेपी है और किसी को बचते। लेकिन सबसे बड़ा दुर्लभ की बात यह है कि जो सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को अनाज मिलती है, उनमें भी कटौती कर ली जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर देखते हैं। हमारे यहाँ देखिए एक सांसद है, और 12 महीना अनाज गरीब परिवारों को नहीं मिल पाता, उनमें से कम 3 महीना कट जाता है। हमारे यहाँ देखिए पूर्व सांसद श्री रितल प्रसाद वर्मा जी थे। अगर उनके कार्यकाल में अगर 3 साल और अगर रहे होते तो आज हमारे झारखंड की स्थिति नहीं होती। आज मुझे भी लगता है कि उनकी जितनी भी योजनाएं उन्होंने लाए थे झारखंड में, आज तक कोई सांसद नहीं पूरा कर पाए हैं। तो ये दशा है हमारे झारखंड की। तो क्या करने से झारखंड का विकास हो सके? इसमें युवा नेता को लाना चाहिए, बढ़िया नेता को लाना चाहिए, जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो, साफ छवि का, जिसके अंदर कोई लालच नहीं हो। और कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए विशेष हम लोग ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए तो बहुत है, 5 घंटा बोलो तो हम लोग बोल सकते हैं, 5 घंटा में भी कम पड़ेगी। लेकिन सरकार जब पूरा ही नहीं करेगी तो फिर हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, ऐसा नेता को लाइए जो गरीब से लेके और कोई भी समुदाय हो, सबको साथ में लेके चले, तो ही हमारे झारखंड की विकास होगी। आज वहाँ रोजगार मिलता, सरकार देती, तो आज हम लोग यहाँ क्यों रहते? मजदूर वर्ग को जो अपना घर परिवार के साथ रहते, 1800 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ता। माँ बाप का छोड़ करके, माँ बाप को सबसे प्रथम स्थान देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि आज प्रथम अगर भगवान है हमारा तो माता पिता है। उनकी सेवा से वंचित होकर के आज हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रवासी यहाँ मर जाता है तो हम लोग सोचना पड़ता है कैसे गाँव लेके जाएं, हमारी सुविधा कहाँ से हो। जाहिर सी बात है। रही बात ट्रेन की, हम लोगों ने खास करके मैंने हमारे सांसद महोदय, मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ, श्री अन्नपूर्णा देवी जी को भी मैंने पत्र दिया। रेल संबंधित कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले बाबूलाल मरांडी, उनको भी दिया गया, रविंदर राय, उनको भी दिए, लेकिन हम लोग को कभी ट्रेन नहीं मिली। आज हम मजदूरों की ये हालत है, जैसे कोई ट्रक में देखते हो भेड़ बकरी को ले जाता है, ऐसे हम लोग को घुस के जाना पड़ता है। या तो कोडरमा में उतर के हॉस्पिटल जाओ, या धनबाद में उतर करके आप कोई क्लिनिक छोटी सी, यानी जो आप 2000 रुपया जेब में यहाँ से कमा के लेके गए, पहले डॉक्टर को दो, उसके बाद माँ बाप का सेवा करने जाओ। फिर घर का विकास कैसे होगा? घर की विकास कैसे होगी? इस तरह का जो मुद्दा है लगातार चलता आ रहा है, और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चाहे कोई भी मुद्दे पर हो, या फिर ट्रेन का हो, चाहे रोजगार का हो, किसी पर नहीं दे रही है।
और इसी मुद्दे को लेकर और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब्दुल रज़ाक अंसारी मेरा नाम है, विधानसभा क्षेत्र से है और अपना छोटकी खरड़िया से। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हम देखे हैं कि सूरत में हम आज सुबह से हम घूम रहे हैं और इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और सबका सवाल आता है ट्रेन, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? ट्रेन की तकलीफ़ें हैं, ट्रेन की तकलीफ़ें हैं यहाँ पर, जो लोगों की इतने भीड़ की तकलीफ़ से जाते हैं लोग, जो कि टिकट भी नहीं मिल पाता है और कितनी गर्दी रहती है। इसके लिए सुविधा होना चाहिए, झारखंड को सोचना चाहिए, झारखंड सरकार को। क्या झारखंड में अगर सरकार वहाँ पर रोजगार देती तो क्या आप इतना दूर काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं? नहीं, हम लोग नहीं आते। अगर हम लोग को उद्योग मिल जाता उधर, आज प्रवासी लोग को जितने झारखंड के लोग हैं, तो आज सही हो जाता है। आप यहाँ पर जो आए हुए हैं पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर रहते हैं, क्या अकेले रहते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं रह पाते हैं, बहुत कम लोग रह पाते हैं यहाँ पर बिना परिवार के। लगभग 5% रह पाते होंगे, बाकी बाद में तो मतलब आप लोग परिवार के यहाँ नहीं है? नहीं, सभी लोग नहीं रह पाते। तो घर में बच्चे उच्चे उसका तो आज यहाँ पर आता ही होगा। आता है, बहुत तकलीफ होते हैं। कितनों दिनों में यहाँ से घर जाते हैं आप लोग, जब आते हैं एक बार तो? जब भी आते होंगे तब 5 महीने 6 महीने बाद ही जा पाते हैं। इसमें तो आपका खर्च ही तो आधा हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ से आने जाने में फिर घर जाते होंगे तो बच्चे उच्चे का सामान कपड़े उपड़े लेते होंगे। नहीं मिल पाता है, 12-15 हज़ार मिलता है, उसमें से लोग को खर्चे पूरे करने में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग का बचता नहीं है, सिर्फ किसी न किसी तरह से घर चलता है। किसी न किसी घर चलता है बस। देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से कि अगर आप लोगों को मजदूरी झारखंड में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम यहाँ के लोगों को सुविधा दीजिए। जो लगातार यहाँ के लोग ट्रेन की मांग कर रहे हैं, तो ट्रेन की मांग को सुविधा दिया जाए।